वो जो 8 देशों पर अटैक हुआ है, जी, we'll begin from here. ये यहाँ पर इजराइल है ना, उसके बगल में जॉर्डन, ये इजराइल पर तो जवाबी हमला करना ही था। इजराइल, ये इराक, क्योंकि वहाँ पर यूएस का बेसिस है ना। फिर सऊदी अरेबिया में भी सऊदी अरब में भी यहाँ हमला हुआ है, उधर यूएई में हो गया, और बहरीन में। और बहरीन तो सऊदी अरेबिया और हाँ, ये देखिए, ये ईरान लगता हुआ और यहाँ पर जी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इधर ही है। यही पूरा जो इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, जहाँ पर क्रिटिकल चोक पॉइंट है ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका ये है चोक पॉइंट, ये चोक पॉइंट। और ये कुछ आइलैंड्स जो है जो विवादित हैं बाय द वे, ईरान और यूएई का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इन पर जिनको ईरान ने हत्या लिया था जब 66 में शायद यूएई को अंग्रेजों ने आज़ादी दी थी, तब ऑन द सेम इवनिंग। सो एक ये भी लेगेसी है। और ये कैसे पैन आउट होगा, यूएई और सऊदी अरेबिया के रिश्ते आपस में तल्ख हो गए थे सूडान को लेकर, तो क्या अब ईरान के सामने ये दोनों मुल्क दोबारा से दोस्त हो जाएंगे? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा आने वाले समय में। अब ये जो 8 मुल्क आए हैं, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और कतर, बहरीन भी, वो तेहरान है, वो ईरान की कैपिटल इज तेहरान। बहरीन सऊदी अरब से एकदम लगता हुआ इलाका है। ब्यूटीफुल कंट्री, आई हैव बीन टू दैट प्लेस। बस एक ब्रिज है, सऊदी अरब और बहरीन के बीच में एक ब्रिज है, वो ब्रिज आप क्रॉस कीजिए और छोटे छोटे टापू है। पार्टी बिगिंस है। हाँ। पर उसके लिए आपको सऊदी अरब से बहरीन जाना होगा। बहरीन से सऊदी अरब जाएंगे तो फिर सब कुछ बदल जाए, फिर आपको वजू करके जाना होगा। सो वो पूरा का पूरा जो बहरीन है वो छोटे छोटे टापुओं से बना हुआ है। और उसके बगल में जो आप कह रहे हैं यूएई, यहाँ ईरान और यूएई के कुछ टापुओं के बीच में गड़बड़ है। तो खैर ये वो शहर है जिन पर सबसे पहले सुबह इजराइल ने अटैक किया था, फर्स्ट वेव। यस, जो आया था। ये है खुर्रमाबाद, कराज, कौम, ये ईरान के इलाके हैं जहां पर अटैक किया गया। और उसके बाद दूसरी वेव आपने इफ्सान में तो शायद दूसरी बार हुआ, पिछली बार भी इफ्सान में हुआ था। एंड देन आपके पीछे वो चाहबार है जी, जहां पर ये अटैक हुआ है और जहां पे इंडियन इंटरेस्ट है। चाहबार में इंडिया पोर्ट बना रहा है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक एसेट वहां पर बन रहा है, और उसके ऊपर भी हमला हो गया है। अब बिग क्वेश्चन इज, इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हाँ, ये ट्विटर पे खूब चल रहा है। हाँ, मेरा सवाल कुछ अलग है जी। तो ये कैमराडरी इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष में और मोदी में हमेशा से रही है, एंड मोदी की बात वो मानते हैं। ये जो ट्रम्प चाह रहे हैं ना कि मैं ही हूँ, मैं चुप करा देता हूँ, मैं बंद करा देता हूँ, मैं पाकिस्तान को फ़ोन करता हूँ, मैं इंडिया को फ़ोन करता हूँ, मैं हूँ। लेकिन कैन मोदी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल? इंडिया का ये जहन में तब आया जब चाहबार का आपने जिक्र किया। इंडिया का बहुत हैवी स्टेक है मिडिल ईस्ट में, हमारा बहुत बड़ा रेमिटेंस आता है। ईरान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फ्रेंड है, हमारी बहुत अच्छे रिलेशनशिप रही है। और अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि भारत की रिलेशनशिप खोमेनी और खमेनाई के टाइम में ज़्यादा बेहतर रही है, शाह ऑफ ईरान के टाइम में हमारे रिलेशंस ईरान के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं थे। 1971 की जंग में ईरान ने खुले आम शरेआम पाकिस्तान की मदद करी थी। ईरान एक ऐसा मुल्क है अभी इस रेजीम के नीचे जो भारत के समर्थन में रहता है। कश्मीर के ऊपर भी जो हमले होते हैं उसमें भी भारत के साथ सपोर्ट करता है, कभी कभी नहीं करता है, कभी कभी करता है। तो बहरहाल लेकिन जो भी है वो हमारे साथ है। चाबहार का पोर्ट हम ईरान के साथ बना रहे थे और ईरान से हम तेल इंपोर्ट करते थे। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ और सैंक्शंस का प्रेशर पड़ा तो हमने वो चीज़ छोड़ी। तो ईरान की प्रेजेंट रेजीम अगर हम सिर्फ अपने फ़ायदे के हिसाब से देखें तो ये भारत के हित वाली रेजीम है और भारत के हित में अमेरिका तो इस रेजीम को रहना नहीं। तो अगर ये रेजीम नहीं रहेगी और अमेरिकन डोमिनेंस इस इलाके में आएगा, then we'll have another different story to tell। मेरे को लगता है कि शायद हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर रहे, बिकॉज इंडिया को अमेरिकन और वेस्ट कंट्रीज जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से नहीं देखते हैं। वो एक तरीके से अपने आप को, हम भारत को अपना एक चैलेंजर मानते हैं आने वाले समय में।
और इन लोगों की प्लानिंग कोई रिसेंटली होने लगा है। हाँ, और इनको बड़ा खौफ आने लगा इनको खौफ आने लगा और ये डू नॉट, ये उंगली रखने की जगह देंगे, ये खुद को कायम हाँ, कर और देंगे। अंग्रेज की प्लानिंग कोई 10-5 साल की नहीं होती है, 50 साल 100 साल के आगे की कहानी चलती है। व्हाट आई एम अबाउट टू से इज आल्सो गोइंग टू कि ये अभी राइजिंग भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना कोई 1-2 दिन का नहीं है, इसके लिए लंबी प्लानिंग चलती है जी। और 75 साल का मैं हो गया हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि 2047 तब तक मोदी रहेगा भी कि नहीं रहेगा, ये मोदी जी खुद कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग 1-2 दिन 1-2 साल की नहीं है, विकसित भारत की प्लानिंग बहुत लंबे समय तक के लिए की जा चुकी है। एब्सोल्युटली। सो जो आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन का काम नहीं, तो मोदी जी भी कोई 2-4 दिन के काम और अगर आपको विकसित भारत करना है तो हाँ। आपको इस पूरे रीजन में शांति चाहिए, आपको यहाँ पर इस तरीके का कंपटीशन नहीं चाहिए। एंड फिर आता है वो सवाल कि क्या हिंदुस्तान एक बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकता है। एक बड़ी खबर फिर यूएई में अमेरिका का बड़ा नेवल बेस है, और ये देखिए, ये वीडियो जारी कर दिया इजराइल कर्नल दानवी ने। ये वो विजुअल है जो चल रहा है, ये तो जरा फुल फ्रेम लीजिएगा। हाँ, पहले सुबह का हो सकता है मेरे ख्याल से, नहीं हो सकता है। अब ये तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको। एक्चुअली मेरे को ढंग से दिखे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, आई थिंक यहाँ देख सकते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, ये ओके, थोड़ा पीछे की तरफ आएंगे तो शायद प्रॉब्ली वी कैन सी। नाउ कैन यू? सो ये इजरायलीज हैं। हाँ, ये फोटो ब्लर कर दिए गए ना, चेहरे ब्लर कर दिए चेहरे ब्लर है। इजरायली, दैट मींस ये आधिकारिक फुटेज जारी किया गया है। इट्स अ प्रोपेगेंडा फुटेज। ये इजरायली एयरफोर्स का F-15 है। ये F-15 एयरक्राफ्ट आप देखिए अपने स्क्रीन पर, ये टेक ऑफ हो रहा है। और ये F-15 है। इसके डिटेल्स हैं, ये बता रही हैं कि ये F-15 है। क्या करता है F-15? इसको एयर डिफेंस सप्रेशन के काम में आता है। इसका इस्तेमाल पिछले साल जून में भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। F-15 और F-18 ग्राउलर, इन दोनों का समन्वय जो है वो पूरे एयर स्पेस को डोमिनेट कर देता है। एक काइनेटिक वेपन्स के साथ में, वेक्टर्स के साथ में, ये टेक ऑफ मिसाइल्स के साथ बोलूँगा, मिसाइल्स और बॉम्ब्स के साथ में F-15, और F-18 जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स के साथ में इनको कवर देता है, और बेसिकली एयर डिफेंसेस और उनके रडार सिग्नल्स और इन सबको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो खत्म कर देता है। एक लोकेशन पर कोई हिडन लोकेशन होती है जहां रुकते हैं और वहां से मिसाइलें दागते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। वो निकल गया विजुअल, जो मेरे को लगता है शायद वो डेविड स्लिंग का विजुअल है, शायद वो डेविड स्लिंग का विजुअल है। अच्छा, और ये देखिए ये सब इजरायली मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो कि कंट्रोल रूम में है। ये एयरफोर्स का है, इजरायली एयरफोर्स। एंड अगेन वी हैव कम बैक टू दैट फुटेज वेयर वी आर सीइंग कि ये एक ही एयरक्राफ्ट हम देख रहे हैं कि ये अलग-अलग एयरक्राफ्ट हैं? इसमें अलग-अलग एयरक्राफ्ट है। ये F-15 है, और जो उससे पहले जो जो था जिसमें उसकी वो नोट दिख रही थी, वो F-35 था। और लगभग ऐसे कुछ 20 एयरक्राफ्ट जो हैं जी, वो अभी आपने नुक्ते नहीं दिखाए थे, वो डार्क में ऐसे छोटे-छोटे नुक्ते जो आसमान में थे, जी, वो इन्होंने अब ये वाले इसकी बात कर रहा था। ये एंटी एयरक्राफ्ट डेविड स्लिंग हो सकता है, मोस्ट लाइकली इट इज डेविड स्लिंग ओनली। डेविड स्लिंग का एक लॉन्चर, वो कैनिस्टर्स दिख रहे हैं, सो दैट इज व्हाट। अच्छा, अब मैं आपको जरा एक बयान सुना देती हूँ। तेहरान में भी भारतीय कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, और वो जी जानते हैं कि वहाँ हालात किस तरीके के, वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं हम। Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's going to happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible.